एंड करता हूँ तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ किंगलिन झान लाओ से कहती क्या जुआन ठीक होगा, जिसमें झान लाओ कहते हैं जुआन एकदम ठीक होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें जोयान दिखाई देता है, जहाँ जोयान को अभी भी स्पिरिट सील को तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। दूसरी तरफ स्काई फायर और घोस्ट सोल वो दोनों ही पहले खाली स्पेस में 1/3 पार्ट को कब्जे में ले चुके होते हैं। जुआन का पूरा कपड़ा खून से सना हुआ होता है, जहाँ जोयान की बॉडी का बायां पार्ट पूरी तरीके से आग से झुलसा हुआ होता है, तो उसका दायां पार्ट पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ होता है। जहाँ जॉन की बॉडी का बायां पार्ट ऑब्वियसली यांग एनर्जी यानी कि फायर पावर को डिनोट करता था, मतलब रिप्रेजेंट करता था, तो दायां पार्ट सबसे कोल्ड इन एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा होता है। हालांकि जब स्काई फायर और घोस्ट सोल स्प्लिट सील वाले खाली पार्ट के अंदर एक उंगली बराबर घुस जाती हैं, तो जोयान की जो बॉडी होती है उसके अंदर की मेरिडियन धीरे धीरे बिखरने लगती हैं और जॉन की बॉडी में क्रैक्स से आने लगते हैं। और अगर ये जोयान की बॉडी के घोस्ट सोल और स्काई फायर के लिए नहीं होता तो अब तक जॉन की बॉडी 2 पार्ट में टूट गई होती। जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा फ्लेम मंत्र जो कि आमतौर पर इतना शांत होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा। इस टाइम को जॉन को लग रहा होता है कि जैसे हेवन और गॉड वास्तव में उसे मारना चाहते हो। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा तारीफ मत किया करो खुद की। अभी जॉन ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लगता है मैं बहुत ज्यादा लकी पर्सन हूँ, पेल दिया गया, इसीलिए कभी भी अपने लिए ऐसा मत कहा करो। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है जॉन की बाई बॉडी जलती जा रही होती है और दाई बॉडी जमती जा रही होती है। जॉन की मेमोरी भी धीरे धीरे एल्यूजनरी होती जा रही होती है। साथ ही जॉन अपनी आंखों से दूर की तरफ देखता है तो उसे केवल धुंधली 3 फिगर्स दिखाई दे रही होती हैं, जो कि डेमन एम्परर किंग हाओरान, मॉन्स्टर एम्परर याओ हुआन और तीसरे ह्यूमन ट्राइब एम्परर जैन वूफान के जैसे होते हैं। हालांकि ये तीनों लोग अच्छे से तो नहीं दिख रहे होते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉन की मेमोरी में ये काफी ज्यादा डीपली बैठे हुए हैं। साथ ही इस टाइम पे जॉन को नहीं पता था कि उसने इन तीनों एम्परर्स के बारे में आखिरकार क्यों सोचा था, और क्या शायद ये इसलिए था क्योंकि उसकी बॉडी में 3 अजीब ब्लड लाइन्स थी, इसीलिए इन तीनों ब्लड लाइन को लीड करने वाले तीनों क्लेन लीडर्स या कि ट्राइब लीडर्स के बारे में उसने सोचा था। और इसके बाद जॉन एक ही झटके से होश में आते हुए खुद को कंट्रोल करता है और आंखों की साइन को वापस पा लेता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है हाँ मैं केवल खुद को बैलेंस करके ही स्टार्ट कर सकता हूँ। इस टाइम पे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जोयान को याद आ गया था कि इन तीनों ट्राइब्स ने एक दूसरे के बीच हमेशा ही काफी अच्छा बैलेंस बना के रखा था, और क्योंकि ये तीनों अजीब चीजें तीनों ही ट्राइब्स के सिंबल्स को डिनोट करती थी, जिसका मतलब था जॉन को इन तीनों चीज के बीच बैलेंस बना के रखना था। यहाँ पे किसी भी ट्राइब के लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं थी कि ये पहले वो बाद में, तीनों एक बराबर एक ही टाइम पे एक जैसे। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है मैंने स्काई फायर और घोस्ट सोल को पहले ही कंट्रोल कर लिया है, तो मैं उन दोनों की एनर्जी का यूज करके स्प्रेड सील के आर्मर को डिस्ट्रॉय करूंगा। जॉन को पूरी उम्मीद थी कि इस टाइम पे आधी मेहनत से 2 गुना रिजल्ट मिल सकता है। और इसके बाद जोयान निराश होते हुए एक उम्मीद की किरण देखते हुए पावरफुल तरीके से चिल्लाता है, लेकिन इस टाइम पे जॉन की बॉडी में जो क्रैक आ गया था वो एक उंगली जितना गहरा था, जिससे अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जॉन इतने एक्साइटमेंट में होता है कि वो अर्थ एक्सप्लोसिव फायर और एस्केलेटर एंसेस्टर की घोस्ट सोल की पावर को इकट्ठा करते हुए स्प्रेड सील को घेरना स्टार्ट कर देता है। और ये तीनों जैसे ही एक दूसरे को टच करती हैं तो एक खतरनाक एनर्जी चारों तरफ दौड़ने लगती है और व्हाइट कलर की इमेज छाने लगती है। और ये व्हाइट कलर की इमेज जॉन के एक्यूपंक्चर पॉइंट की माकासाकी नाका कर देती है, मतलब वाट लगा देती है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा खतरनाक पेन होता है। हालांकि जॉन बहुत जल्दी ही अपने होठों को कसकर जकड़ लेता है और इस दर्द को बर्दाश्त करने लगता है। इस टाइम पे जॉन की पावर को इकट्ठा करने के बाद स्काई फायर और घोस्ट सोल स्प्लिट सील के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और काफी खतरनाक पावर को एक दूसरे में कंडेंस कर रहे होते हैं। साथ ही भले ही यहाँ पे जॉन ने स्काई फायर और घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन ये दोनों चीजें भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होती और इनकी टक्कर के कारण भी जॉन को पेन हो रहा होता है। और इनकी टक्कर के कारण स्प्लिट सील का वो आर्मर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे ये एक दूसरे के आगे पीछे तेजी से दौड़ रहे होते हैं एक वर्टेक्स यानी कि एक सर्कल के ऊपर, जहाँ पे जो लेफ्ट साइड पर फायर एनर्जी होती है वो फायर ड्रैगन की तरह लग रही होती है, और जो इन एनर्जी होती है या कि कोल्ड एनर्जी या घोस्ट की एनर्जी वो व्हाइट मिस्ट की तरह होती है और घूमते हुए ये इन यांग डायग्राम के इन यांग फिशेस की तरह लग रही होती है। और दूसरी तरफ स्प्लिट सील इनके बीचों बीच होती है, जो देखकर जॉन तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों अट्रैक्शन वास्तव में इतने ज्यादा खतरनाक है। उसे भरोसा नहीं था कि वास्तव में ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसे डायग्राम को क्रिएट करेंगी, क्योंकि ये तीनों ही चीज हेवन और अर्थ के एसेंस का ओरिजिन थी। जो देखकर जॉन मन ही मन बुदबुदाता है, क्योंकि उसने डाउडी कॉन्टिनेंट के एक र्यूमर को सुना था जहाँ कहा जाता था कि जो कोई हेवन और अर्थ के एसेंस को छुएगा वही डाउडी के लेवल को ब्रेक थ्रू करके डाउजियन लेवल तक पहुंच पाएगा।
साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट कहते तीनों ही अजीबो चीजों का एक साथ मिलने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और यह सिर्फ जो यान की उम्मीद थी कि वो शायद ऐसा कर पाए और जिसके जॉन काफी ज्यादा नजदीक भी है। हालांकि जॉन को अभी भी इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, वो केवल घबराहट से इन चीजों को देख रहा होता है। जॉन को उम्मीद थी कि बस उसने जो सोचा है वो सही होगा, क्योंकि उसे पता था घोस्ट सोल और स्काईफायर जिस पोजीशन पे मिलते हैं वो इन और यांग एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्पिरिट सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है और बिल्कुल एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह अपनी ओरिजिनल बॉडी को फेयर करती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हालांकि जॉन अभी रिलैक्स की सांस ले ही रहा था कि अब तक जॉन की बॉडी का क्रैक 3 अंगुल गहरा हो गया होता है, जिससे जॉन की बॉडी के इनर ऑर्गन्स को देखा जा सकता था। साथ ही खून के धब्बे मांस से सने हुए होते हैं और चिपके हुए होते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी जॉन कहता है मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं है और एम्बैरेस होकर स्माइल करता है। हालांकि तभी जो यान अचानक ही फील करता है कि जब उसने घोस्ट सोल और स्काईफायर का यूज स्पिरिट सील को रोकने के लिए किया था, तभी उसी टाइम पे घोस्ट सोल और स्पिरिट सील जो जॉन की बॉडी के बचे हुए थर्ड खाली स्पेस की तरफ बढ़ रही होती हैं, उन्होंने आगे बढ़ना रोक दिया होता है, जिसका मतलब था जॉन के पास अभी भी कुछ टाइम था, जो देखकर जॉन को तुरंत ही उम्मीद आती है। जिसके बाद जॉन कहता है स्पिरिट सील केवल अपने प्रोटेक्शन पर ध्यान देती है और अगर इसकी सील्ड को तोड़ दिया जाए तो इसे स्वैलो करना और रिफाइन करना स्काईफायर और घोस्ट सोल दोनों के कंपैरिजन में काफी आसान होगा। इसलिए जॉन उस पर पूरी पावर के साथ अटैक करता है और स्पिरिट सील के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ स्काईफायर और घोस्ट सोल स्पिरिट सील की एनर्जी को धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसकी सील्ड को तोड़ रहे होते हैं और उसे पूरी तरीके से फ्री कर दिया होता है। और स्पिरिट सील को देखकर जो यान तुरंत ही अपने ओठों को चाटता है, क्योंकि अब वो इसे बस जल्द से जल्द फ्यूज करना चाहता था। लेकिन खतरे को फील करते ही स्पिरिट सील जो अभी अभी जॉन की बॉडी के अंदर आई थी, तुरंत ही उसके अंदर तेजी से उतार चढ़ाव आने लगते हैं। साथ ही स्पिरिट सील से काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी निकल रही होती जो जॉन की बॉडी में इंटरन के लिए झटपटा रही होती है। हालांकि तभी स्काईफायर और घोस्ट सोल उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन स्पिरिट सील उन्हें रोक देती है, जो देखकर जॉन काफी हैरान होता है कि वास्तव ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पर काफी फ्रॉडफुल चीजें हैं, तो खतरे का सामना करते हुए ये समझौता कैसे कर सकती हैं। लेकिन तभी हल्का ब्राउन कलर का एयर इफेक्ट जॉन की पूरी बॉडी को ढक लेता है, जहाँ जो यान की बॉडी धीरे धीरे उसमें उलझन बढ़ती जाती है और जॉन फील कर सकता था उसकी बॉडी मूवमेंट और लिमिट धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि तभी जॉन उस ब्राउन एनर्जी को फील करते हुए तुरंत ही कहता है स्टोन एनर्जी। जॉन ने फील किया था कि ब्राउन कलर की जो एनर्जी थी वो स्पिरिट सील की स्टोन एनर्जी थी और स्पिरिट सील ने बाकी के 2 आइटम्स के साथ कोई भी समझौता नहीं किया था, बल्कि इस टाइम पे उसने जॉन की बॉडी के धीरे धीरे स्टोन एनर्जी एंटर करा दी थी, क्योंकि वो जॉन के एक पार्ट को पूरी तरीके से स्टोन का करना चाहती थी। जो देखकर जॉन तुरंत ही कहती है ये स्पिरिट सील तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद जॉन अपनी बैटल क्विक को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी से सभी स्टोन एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जॉन ने फील किया था कि उसकी मेरिडियंस के अंदर ये स्टोन कोई एनर्जी बिल्कुल कंक्रीट की तरह फ्लो हो रही होती है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है क्या ये सब खत्म होने वाला है, क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है कि मैं स्पिरिट सील द्वारा मार दिया जाऊंगा। इस टाइम पे जॉन की मेमोरी जो कि एल्यूजनरी होने लगी होती है और दूसरी तरफ उसके स्काईफायर और घोस्ट सोल को छोड़कर जिसने उसकी बॉडी के एक एक पार्ट पे कब्जा कर लिया था, उसकी बॉडी का बचा हुआ बाकी पूरा पार्ट ब्लू और ब्राउन कलर का हो गया होता है। उसकी आंखों में आखिरकार केवल आखिरी यही उम्मीद थी कि उसका जो हार्ट था वो मॉन्स्टर क्लेन के जकी याओजू होली ब्लड से कंडेंस्ड हुआ था, तो उसके पास इस हालत में भी दबाव झेलने की पावर तो होनी चाहिए। लेकिन जॉन ये कहने की हिम्मत नहीं रखता था कि स्काईफायर, घोस्ट सोल और स्पिरिट सील इन तीनों के कंपैरिजन में वो इस चीज को झेलने के लायक होगा। लेकिन फिर भी जो यान मॉन्स्टर ट्राइब के होली ब्लड को एक्टिवेट करता है और ब्लड की पावर तुरंत ही स्काईफायर और स्केलेटन इंसेस्टर की पावर को घेरने लगती है। साथ ही मॉन्स्टर ट्राइब का ब्लड इतना ज्यादा प्योर था कि दोनों ही अजीबो चीजों के साथ मिलकर जहाँ से भी गुजर रहा होता है ये ब्लू ब्राउन एनर्जी बहुत जल्दी पिघलती जा रही होती है, जैसे जॉन की बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही थी। साथ ही क्योंकि अर्थ एक्सप्लोसिव फायर और स्केलेटन एंसेस्टर दोनों ही लो ग्रेड के थे, तो इन तीनों ही अजीब चीजों के परस्पर रेजिस्टेंस के कारण जॉन की बॉडी जो धीरे धीरे क्रैक हो रही होती है उसकी स्पीड भी काफी स्लो होती है। जिसके बाद जो यान इस टाइम का यूज करते हुए स्पिरिट सील को रिफाइन और उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए पूरी कोशिश करता है और लगातार इसके क्लस्टर बाय क्लस्टर जॉन की बॉडी के अंदर मेल्ट होते जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही साथ वास्तव में स्पिरिट सील जैसा कि इसका नाम था वैसा ही इसका काम भी था। ये वास्तव में जॉन की बॉडी की मरम्मत कर रही होती है और इनर बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती जा रही होती है और इसमें इसका इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे जो यान की बॉडी जो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है उसकी मरम्मत बहुत जल्दी ही हो जाती है। साथ ही जॉन की बॉडी में उसकी लाइफ पावर बहुत जल्दी ही आने लगी होती है। साथ ही इस एनर्जी के कंटिन्यू अब्सॉर्ब होने के कारण जॉन की जो बॉडी होती है वो वापस से लाइवली होती जा रही होती है और हर बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। ये देखकर जोयान भी काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद जोयान अपने डेंटियंस के साथ स्पिरिट सील को फॉलो करते हुए अपने क्विक पाथ से इसे सर्क्यूलेट करा देता है
है। साथ ही स्काई फायर और घोस्ट सोल का विरोध करने के लिए जॉन स्पिरिट सील की पावर का यूज करता है और इस टाइम पे जो यान के पास अपनी लाइफ का टेंशन लेने का कोई भी डर नहीं था, इसीलिए वो केवल कुछ टाइम के लिए शांत होकर बस स्पिरिट सील को पूरी तरीके से स्वेलो करके इसे थर्ड पोजीशन पर पहुंचाना चाहता था। और काफी अननोन टाइम के बाद जॉन की बॉडी में काफी ज्यादा सॉफ्ट एनर्जी उसे फील होने लगती है, जिसका मतलब था कि उसने स्पिरिट सील को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। जिसके बाद जॉन की आंखें अचानक से खुलती हैं और जॉन के चेहरे पर खुशी को साफ साफ देखा जा सकता था। जिसके बाद जॉन खड़ा होता है, उसकी बॉडी में बायां पार्ट आग की तरह लाल जल रहा होता है, दायां पार्ट स्नो से ढका हुआ होता है, लेकिन उसकी स्किन के आसपास ब्लू ब्राउन एनर्जी साइन हो रही होती है। साथ ही उसकी बोन्स ऐसी लग रही होती है जैसे कि इन्हें पुनर्जन्म मिल गया हो। जिसके बाद जॉन अपने पंच को क्रिएट करते हुए बिना कुछ सोचे समझे पत्थर की दीवार से उसे मार देता है, लेकिन तभी पत्थर की दीवार से टकराते ही पंच के अंदर बैकलेस पावर के कारण काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अंदर उसकी मांसपेशियों और मेरिडियन से होते हुए जॉन की बॉडी के अंदर चली जाती हैं। जो देखते हुए जो यान भी काफी हैरान होता है और कहता है इतनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ, उसे उम्मीद नहीं था कि वास्तव में याओजू ब्लड इतना ज्यादा अच्छा है। जॉन काफी खुश होता है और थोड़ा रिलैक्स भी फील करता है। जिसके बाद जो यान स्पिरिट सील द्वारा मिली इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे रीड करता है, जहाँ पे जो यान को पता चलता है कि लॉ ब्रेकिंग स्पिरिट सील अर्थ के सेंटर में ब्रेकिंग डायमंड नाम का एक स्टोन है, जो कि काफी रेयर होता है और इसमें पैदा हुआ एसेंस हजारों सालों से मौजूद है। साथ ही ये नॉलेज और कोइंसिडेंस और काफी रेयर टाइम पे ही पैदा हो सकता है, जो कि स्पिरिचुअल पावर की एक पार्ट को भी शो कर सकता है। जो सुनकर तो जॉन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब वास्तव में भगवान मेरी मदद करना चाहता है, क्योंकि जो यान को पता चला था जो चीज वो उसकी उम्मीद से ही परे थी, ये स्पिरिट सील न केवल फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट कर सकती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है, बल्कि ये स्पिरिचुअल पावर को भी कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब था अगर जॉन किसी भी अपोनेंट के साथ स्पिरिचुअल पावर के साथ फाइट करता है तो इस सामने वाले एनिमी का जो अटैक होगा वो जितना पावरफुल होगा, स्पिरिट सील द्वारा जवाबी अटैक उससे ज्यादा या उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। मतलब तुमने स्पिरिट सील के जो यान के ऊपर अगर 50 किलो का पत्थर फेंका है, तो स्पिरिट सील को यूज करते हुए जो बैकलेस पावर जनरेट होगी वो कम से कम 50 किलो की तो होगी ही, या कि उससे ज्यादा भी हो सकती है। जो देखकर जॉन तुरंत कहता है इस तरीके के तो पलटवार से बचना काफी मुश्किल होगा, दुश्मन तो एक पल में ही ढेर हो जाएंगे। तब तो लाइफ और डेथ के बैटल में सिचुएशन बदलने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फ्यूचर में जॉन इसका यूज ट्रम्प कार्ड जितना कर सकता था, जिससे तो जॉन खुशी से उछलने कूदने लगता है, क्योंकि वास्तव में जहाँ जॉन मरने वाला था अब उसके पास एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड आ गया था। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद जॉन धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर अपनी कुई को ढीला होता हुआ और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ फील कर सकता था, जो कि 2 गुनी हो गई थी। जो देखकर जॉन समझ जाता है कि यह ब्रेक थ्रू का सिंबल होना चाहिए। जो देखकर जॉन तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, और ये 4 स्टार लेट स्टेज की अड़चन थी, यानी ब्रेक थ्रू पॉइंट। लेकिन अब क्योंकि जो यान ने फ्लेम मंत्रा की कठिन टेस्ट को फील कर लिया था, उसे अब इस चीज से बिल्कुल भी डर नहीं था। और जो यहाँ 5 स्टार के ट्रबुलेशन के अलावा और किसी चीज से नहीं डरता था। जिसके बाद काफी टाइम बीत जाता है और जॉन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और इस टाइम पे जॉन की बॉडी बिल्कुल ग्लो हो रही होती है, काफी ह्यूज क्वांटिटी में डूब गई। उसने न केवल जॉन की बॉडी को और उसकी स्किन को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया होता है, उसकी फाइटिंग टेक्निक्स और फाइटिंग पावर को भी काफी हाई लेवल तक बढ़ा दिया होता है। जिसके बाद जॉन कहता है क्या ये लेट स्टेज 4 स्टार की पावर है। जॉन काफी खुश होता है। जिसके बाद जोयान अपनी बॉडी को चेक करता है कि अब इन तीनों चीजों को अपनी अपनी जगह पर आ जाना चाहिए, और इसके बाद वो अपने दिल में वापस से ध्यान को कंडेंस करते हुए स्पिरिट सील से रिक्वेस्ट करता है, या कि स्पिरिट सील को गाइड करता है ताकि वो फ्लेम मंत्रा के सर्कुलेशन पाथ की तरफ जा सके। साथ ही स्काई फायर और घोस्ट सोल के पिछले एक्सपीरियंस के साथ जॉन को इसको कंट्रोल करने में कोई भी समस्या नहीं हो रही होती। जिसके बाद ये तीसरे पोजीशन पर धीरे धीरे बढ़ रही होती है और स्पिरिचुअल या कि स्पिरिट सील अपने एरिया पे कब्जा कर लेती है, और स्काई फायर और घोस्ट सोल के उनके एरिया के कब्जे को एक ही झटके में दूर कर देती। कहते निकल पहली फुर्सत में, और इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा होता। जिसके बाद स्काई फायर अपने एरिया का कार्यभार को संभाल लेती है, घोस्ट सोल अपने एरिया के काम ताम को, और स्पिरिट सील अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगती है, जिससे जॉन के फ्लेम मंत्र में पूरी तरीके से बैलेंस हो गया होता है। और सेम सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ बाई तरफ यांग एनर्जी यानी कि स्काई फायर, दाई तरफ एन एनर्जी यानी कि घोस्ट सोल, और जॉन की पूरी बॉडी में ब्राउन और ब्लू कलर की एनर्जी जो कि स्पिरिट सोल होती है या सील होती है, ये ग्लो करते हुए धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और दिखाई देना भी बंद हो जाते हैं।
और इनके गायब होते ही जुआन की पूरी बॉडी में अचानक से एक लाइट निकलती है जो एक फीकी लाल लाइन में बदलकर जुआन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और जुआन के फ्लेम मंत्रा का जो सर्कुलेशन पाथ होता है उसकी मोटाई लगभग 2 गुनी हो गई होती है और जुआन की फ्लेम मंत्रा से जुड़ी हुई हर एक मेरिडियन लगभग 2 गुनी मोटी हो गई होती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाके की आवाज हम सुनते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मेरिडियन पूरी तरीके से घुमावदार और सोल प्रोटेक्टर की तरह लाल हो गई होती है और जुआन की हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। साथ ही ये मेरिडियंस ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया की हर एक चीज को निगलने में कैपेबल है। जिसके बाद जुआन के दिमाग में फ्लेम मंत्रा की न्यू इन्फॉर्मेशन आती है जो कि होती है इन और यांग दोनों को ही डिवाइड नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये अनब्रेकेबल है। और क्योंकि आपने इन और यांग को हेवन के रूल्स के अकॉर्डिंग हाई लेवल पर अपग्रेड किया है, इसीलिए इसे इन यांग फ्लेम मंत्रा में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जिसे हान मंत्रा भी कहा जा सकता है, लेकिन हम इसे फ्लेम मंत्रा ही कहेंगे। अपग्रेडेड फ्लेम मंत्रा इन सेकेंड लेवल, मतलब फ्लेम मंत्रा जो कि सेकेंड लेवल पर अपग्रेड हो चुका है और इसके 7 लेवल है, क्योंकि भाई इसके नाम तो काफी अटपटे हैं, अपन को याद रहेंगे नहीं, तो बस इतना समझो कि अब फ्लेम मंत्रा सेकेंड लेवल पर अपग्रेड हो गया है। आगे चल के 3rd पे, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7 पे अपग्रेड होगा, तो ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। वरना अपन कंफ्यूज होते रहेंगे कि पहले हानजू में अपग्रेड हुआ, फिर फेंगजू में अपग्रेड हुआ, फिर जियोजू में अपग्रेड हुआ, फिर जूजू में अपग्रेड हुआ, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। जिसके बाद जॉन कंप्लीट सेंटेंस को रीड करता है तो उसे पता चलता है इन यांग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए अपग्रेडेड फ्लेम मंत्रा की पावर पिछले फ्लेम मंत्रा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। जॉन इस टाइम पे हर एक इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका फ्लेम मंत्रा अपग्रेडेड हो गया था, तो उसकी स्किल्स और पावर को एक लेवल प्रमोट किया जा सकता है और इन तीनों ही अजीब चीजों की पावर थोड़ी सी बढ़ गई होगी। और यहाँ पे ये दुनिया जहाँ पे केवल पावर की रिस्पेक्ट थी, भला जॉन इंटरेस्टेड और एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता था। जिसके बाद जॉन खुद से ही कहता है कि मेरे फ्लेम मंत्रा को अब इंटेंट रैंक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि ग्रेड कम है, लेकिन तीनों अजीब चीजों को स्वैलो करने के बाद उनसे एनर्जी गैदर करने वाली स्किल वर्ड रैंक स्किल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है। भला कोई भी स्किल इस स्किल का कंपैरिजन कैसे कर सकती है जिसकी पावर को बढ़ाने के लिए 3 अजीब मिस्टीरियस चीजों की जरूरत होती है। साथ ही यहाँ पे जॉन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अगर उसके पास एक और स्पिरिट सील होती तो वह एक बार फिर से फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड कर सकता था, जिससे जॉन सोचता है कि अब उसे स्पिरिट सील को खोजना चाहिए। हालांकि तभी जॉन तुरंत ही कहता है कि अब वास्तव में फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करने के बाद और इसकी पावर को बढ़ाने के बाद वो तीनों अजीब चीजें अभी भी मेरी बॉडी के अंदर होंगी या कि गायब हो गई होंगी। और इसके बाद जॉन चौंकते हुए तुरंत ही स्काई फायर, घोस्ट सोल और स्पिरिट सील तीनों को अपने अंदर देखने लगता है। साथ ही जॉन के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। जॉन को लग रहा होता है कहीं उसे अपग्रेड करने में इन तीनों चीजों का सैक्रिफाइस तो नहीं हो गया, क्योंकि जॉन इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था। हालांकि काफी देर छानबीन करने के बाद भी जॉन को कुछ भी नहीं मिला था। जॉन को एक ही केवल चीज पता चली थी कि फ्लेम मंत्रा का जो सर्कुलेशन पाथ है या कि मेन पाथ, वहाँ पे इन तीनों ही चीजों से रिलेटेड कलर साइन हो रहे होते हैं और उनकी शक्ति वहाँ पे बरकरार होती है पावर, लेकिन उनकी ओरिजिनल बॉडी और पावर कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती, जिससे जॉन तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद जॉन अपनी डेंटियान के अंदर तक की पावर को फील करता है और देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसने देखा था कि उसकी डेंटियान के बॉल के चारों तरफ अर्थ एक्सप्लोसिव, स्काई फायर, स्केलेटन, एंसेस्टर, घोस्ट सोल और स्पिरिट सील तीनों के ही सिंबल थे और उन सिंबल्स के चारों तरफ तीनों ही अजीब चीजें चुपचाप घूम रही होती हैं, जैसे कि ये अब जो यान की बॉडी का पार्ट हो गई हो। और इन्हें ढूंढना काफी ज्यादा कठिन था, जो देखकर जॉन कहता है ये मेरा लक काफी अच्छा है कि यह अभी भी यहाँ है और ये मेरी बॉडी के मेन पार्ट में है, मतलब मेरी बॉडी का पार्ट बन गई है, समझे। जिसके बाद जॉन आखिरकार थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। साथ ही यहाँ पे हम सभी को पता था कि तीनों ही सरप्राइजेस जॉन के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से पहली स्काई फायर। अगर जॉन की बॉडी में स्काई फायर नहीं होती तो जॉन की एल्केमी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती और स्काई फायर की पावर कम होने के कारण जॉन की स्पिरिचुअल पावर भी तुरंत ही गिर जाती, जिससे उसकी पिल रिफाइनमेंट में उसे काफी बड़ा झटका लगता और उसके सोल अटैक भी काफी ज्यादा कम हो जाते। साथ ही अगर स्पिरिट सील गायब हो जाती तो जो यान की बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा कम हो जाती और घोस्ट सोल के कारण स्पिरिट पावर या कि स्पिरिचुअल पावर जॉन की डाउन हो सकती थी। थोड़ी देर बाद जॉन चुपचाप उठकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो झानलाओ और किंगलिन दोनों को ही हैरान करना चाहता था। दूसरी तरफ टावर के नीचे झानलाओ और किंगलिन काफी लॉन्ग टाइम से जॉन का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पे झानलाओ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से सेटिस्फाइड होकर स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जॉन के चेहरे पे छिपी हुई स्माइल के रीजन को पहले ही फील कर लिया होता है। जिसके बाद वो तुरंत कहते हैं लड़के तो क्या ये काम कर गया। दूसरी तरफ किंगलिन तुरंत ही क्वेश्चन करते हुए कहती है ब्रदर जोयान क्या आप ठीक हैं। ये फर्क होता है प्यार में और दोस्ती में। झानलाओ को सिर्फ अपने काम से काम है, तुमने अपनी पावर बढ़ा ली, लेकिन किंगलिन जिसे जोयान पसंद है और वो उससे प्यार करती है उसे जोयान की पावर आवर से फर्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत कहा क्या तुम ठीक हो। मेन पॉइंट
इसीलिए कहते हैं प्यार बहुत प्रीसियस होता है यार, निब्बा निब्बी वाला नहीं, रियल वाला। निब्बा निब्बी वाला तो हर चौथे डब्बे में 5वीं बार 20 लोग तुम्हें प्यार करते मिल ही जाएंगे। हालांकि यहाँ पे पहला एक मास्टर की अपने डिसाइबल के लिए और उसके अचीवमेंट के लिए लेकर टेंशन थी, तो दूसरा एक लवर के लिए अपने लवर की सिक्योरिटी की टेंशन। दो पूरी तरीके से अलग अलग फीलिंग्स थी और दोनों की आवाजें जियान के कान में पड़ती हैं, तो जियान को अपने दिल में काफी गर्माहट फील होती है। साथ ही दुनिया में अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और लवर्स के साथ रहते हुए जो यान को लगने लगा था कि उसका जीवन वास्तव में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये लौंडा जब किंगलिन को लेकर अपने रूम से बाहर निकलेगा तो सभी लोग ये तो पूछेंगे ना भाई कि तुम तो अंदर थे, ये ठीक था, लेकिन ये लड़की अंदर कैसे पहुंच गई। जिसके बाद जॉन कहता है वैसे मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ और मैंने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड कर लिया है, इसलिए किंगर चिंता मत करो। हालांकि कुछ चोटें हैं लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम खुद देख सकते हो क्या मैं कोई मुसीबत में हूँ। जो देख कर तो किंगर तुरंत ही कहती तब तो फिर बहुत बढ़िया है। और इस टाइम पे उसका दिल जो कई दिनों से अटका हुआ होता है धीरे धीरे रिलैक्स फील करता है। तभी जो जान कहते हैं छोटे साथी मुझे अपने इस पूरे प्रोसीजर के बारे में तो बताओ। इस टाइम पे उन्हें इन दोनों के लव वर्ड के फीलिंग्स की कोई भी फिक्र नहीं थी, वो बस क्यूरियस था कि आखिरकार जान ने ऐसा कैसे किया। जो सुनकर जान तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए सारा ही प्रोसीजर उन्हें बता देता है और ये सब प्रोसेस सुनकर जो जान तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और हैरान, लेकिन दूसरी तरफ किंगलिन उसकी तो भाई धड़कनें रुक गई होती हैं और वो अपनी आंखों से काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इस टाइम पे वो कस कर बस जियान के कपड़े पकड़े हुए होती है कि कहीं जियान गायब ना हो जाए। साथ ही वो काफी खुश होती है कि लकीली जो जान बच गया है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, और अगर वास्तव में उसे हो जाता तो उसे नहीं पता था कि वो क्या करती। तभी ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं जितना बड़ा रिस्क उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट, ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है और यही रूल भी है। अगर तुम लकी हो इस बार तो तुम लकी हो, लेकिन तुम्हें अगली बार इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि तुमने दुनिया में कोई चीज नॉर्मली फील ही नहीं की, तुम्हें तो हर चीज काफी ज्यादा स्पीड के साथ मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इन चीजों को धीरे धीरे टाइम के साथ समझ जाओगे। तभी जॉन कहता है वैसे ओल्ड जान मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है हालांकि ये टॉपिक काफी लंबा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा जो फ्लेम मंत्रा का मेरिडियन डायग्राम है वहाँ पे मेरी मेरिडियन या कि डेंटियन में तीनों अजीब चीजें एक एक पार्ट को कवर करते हुए एक एक पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, क्या मैंने एक साथ फ्यूज नहीं कर सकता। जो यान की बात को सुनकर ओल्ड जान अचानक ही थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो कहते हैं तो क्या तुम्हारा मतलब है ब्रदर अगर वो तीनों चीजें मेरिडियन के एक एक एरिया पे कब्जा कर लेती हैं तो वो आगे तो बढ़ सकती हैं, लेकिन वो एक साथ फ्यूज नहीं हो रही। जिसपे जान तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कंफर्म करता है। जिसपे ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं अगर तीनों चीजों को तुम कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहो तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारी छिपी हुई मेरिडियंस मिलेंगी जिन्हें तुम्हें ओपन करना होगा और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही इन मेरिडियंस को तुम्हें बैलेंस करना और यूज करना भी सीखना होगा, लेकिन इन चीजों के लिए तीन अजीब चीजों का यूज करना ये वास्तव में इजी है, लेकिन उन चीजों को ढूंढना काफी कठिन है। साथ ही इन चीजों को एक साथ फ्यूज करना मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है, और इसके साथ दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये तीनों अजीब चीजें हेवन और अर्थ के बीच का एसेंस है जो कि अपनी अपनी सुप्रीमेसी को लीड करती है और तीनों के अलग अलग ही गुण हैं, तो क्योंकि इनके एट्रीब्यूट अलग अलग हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकती, और क्योंकि वो एक साथ अपने अपने एरिया में रहना पसंद करती हैं हमें उन्हें उसी तरीके से बढ़ने देना चाहिए। और दूसरा ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे तुम्हारा फ्लेम मंत्र इतना हाई लेवल का ना हो और यही एक रीजन है कि वो इन्हें एक साथ फ्यूज करके उसकी एनर्जी को संभाल नहीं सकता। इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें सभी तीनों अजीब चीजों को मिलाकर इसे होली रैंक तक पहुंचाना हो, जिसके बाद अंतिम लेवल पर पहुंचने के बाद ये इन सभी चीजों को एक साथ फ्यूज कर दे। जिसके बाद ओल्ड जान कहते हैं लेकिन ये सिर्फ मेरा कहना है, जैसा मुझे लगता है, और आपको जानने के लिए खुद कल्टीवेट करना चाहिए और खुद प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि वास्तव में क्या है। हालांकि जानलाओ की जो संभावनाएं थी वो वास्तव में थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती थी, इसलिए जॉन दिल ही दिल में वास्तव में जानलाओ की काफी तारीफ करता है और वो समझ जाता है कि शायद इन तीनों ही चीजों को मिक्स करने के लिए उसे फ्लेम मंत्र को पहले हाई लेवल पर लेकर जाना होगा, और जियान को केवल सेकेंड पॉसिबिलिटी पे ही ज्यादा भरोसा था। जिसके बाद जोयान कुछ और क्वेश्चन ओल्ड जान से कहता है, जो सुनकर ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं छोटे साथी तुम इतना ज्यादा अजीब पर्सन में कैसे बदल गए, तुम्हारा हर एक थॉट इतना ज्यादा डीप और रियर कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लेम मंत्र के अपग्रेड होते होते तुम्हारा जो आईक्यू और सेंस है और दिमाग वो भी अपग्रेड हो गया है, क्या वास्तव में फ्लेम मंत्र ऐसा काम भी करने लग गया। इस टाइम पे ओल्ड जान बस जियान से मजाक कर रहे होते हैं। तभी जियान कहता है मैं तो बस आपके साथ थोड़ा सा बकवास कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे वर्ड वास्तव में इतने ज्यादा रेयर है। जिसके बाद ओल्ड जान जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं छोटे साथी अभी भी तुम्हारा जो ये फ्लेम मंत्र है ये हाई लेवल पर अपडेट नहीं हुआ, साथ ही ये अपडेट हो चुका है तो तुम्हें इसके साथ कल्टीवेट करके इसकी पावर को देखना चाहिए और इसे बैलेंस करते हुए इसे मास्टर करना चाहिए ताकि तुम इसे इजीली यूज कर सको। साथ ही दुनिया में ऐसी काफी सारी टेक्निक्स है जो सेट बाई सेट होती है और एक
पूरे के पूरे क्लेन की एक जनरेशन बीत जाती है उन पूरे सेट्स को इकट्ठा करने के लिए। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने सीक्रेट हैं, लेकिन तुम्हें इस फ्लेम मंत्रा के सारे ही सेट को हाई लेवल पर पहुंचाना है। तभी झान लाओ के बातों को सुनकर जुआन तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदा जो हजारों सालों से जिंदा है, इसने अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को फेस किया होगा, साथ ही काफी सारे टेक्निक्स और स्क्रोल्स देखे होंगे। ऑब्वियसली उसे ये तो पता ही होगा कि सेट वाली टेक्निक्स को पूरा करना और उन्हें मास्टर करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। जो तब किंगलिन जो झान लाओ और जियो यान को बात करते हुए सुन रही थी, वो काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन अपने ही दिल में वो काफी खुश भी थी कि वो वास्तव में ओल्ड झान को जानती थी और ओल्ड मैन ने कभी भी उसे परेशान करने या कोई भी उसके साथ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही कभी उसे परेशान किया था। लेकिन वास्तव में ओल्ड झान जुआन के साथ इतना सीरियस तरीके से बात कर रहे थे, मतलब वो भी जुआन को काफी ज्यादा टैलेंटेड मानते थे और झान लाओ भी जुआन की तारीफ कर रहे थे। इसलिए किंगलिन अपने दिल में काफी ज्यादा खुश होती है कि हमारा बाला तो हर किसी के बाले से काफी अच्छा है। हालांकि इनको बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि इनका वाला किनका किनका बाला है। जिसके बाद जुआन कहता है अब जबकि सारे मामले सुलझ चुके हैं तो मैं किंगलिन को जियो मैंसन में बाहर ले जाऊंगा ताकि वो भी अब आउटर वर्ल्ड देख सके और देख सके कि हमारे जियो मैंसन कैसा है। साथ ही काफी लॉन्ग टाइम से जॉन ने बाकी लोगों को नहीं देखा था, तो जॉन भी बाकी लोगों के बारे में जानना चाहता था कि उनकी पावर कैसी है और कितने सारे बदलाव आए हैं। हालांकि जॉन बस बाहर जाने ही वाला था ताकि तभी ओल्ड जान की आवाज आती है, जियो यान, जिसपे जॉन कहता है बताएं। तो ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं बाहर जाने के बाद लॉन्गी को इसके बारे में समझाना याद रखना ताकि वो बच्चा हमसे नाराजगी महसूस न करे, ये उसके लिए जरूरी था। जो सुनकर तुरंत ही सिर हिलाते हुए जॉन कहता है ठीक है। और लॉन्गी के बारे में सोचते हुए जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसका रिएक्शन क्या होगा, वो अभी भी छोटा ही था और जान लाओ ने उन्हें टावर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। तभी ओल्ड जान स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, साथ ही किंगलिन ध्यान से सभी से तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना है, तो इसे आप स्वयं ही देख लेना, इस पे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद वो जोयान को जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जोयान जैसे ही झान लाओ की बात सुनता है तो उसके चेहरे की स्माइल अचानक ही रुक जाती है और वो जो हवा से बस बाहर निकलने वाला था अचानक ही रुक जाता है और उसके सामने जेनी और किंग मुयर का चेहरा याद आ जाता है। जॉन काफी देर तक टावर से बाहर ही नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ किंगलिन, उसकी दिल की हार्ट बीट काफी तेज होती है, चेहरा शर्म से भरा हुआ होता है, लेकिन वो जोयान के बोलने का वेट कर रही थी। साथ ही वो सबसे मिलने वाली थी और जॉन सबके सामने क्या उसे एक्सेप्ट करने वाला है, उसके चेहरे पर यही एक्साइटमेंट होता है और खुशी होती है। लेकिन जॉन की टेंशन भरे चेहरे को देखकर वो तुरंत कहती है ब्रदर जोयान, क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? उसने देखा था कि जॉन कुछ ना कुछ चीज से तो जरूरी परेशानी फील कर रहा है और क्या जॉन उसके और अपने रिलेशन के बीच के खुलासा करने को तैयार है या नहीं। तभी जॉन कहता कुछ नहीं। और इसके बाद जॉन वापस सोच में आते हुए निराश किंगलिन की तरफ देखता है तो उसे अपने दिल में थोड़ा सा दया आ रही होती है। जिसके बाद जॉन कहता है किंगर, कुछ चीजें अभी भी है जो मुझे तुम्हें बतानी होगी। और इसके बाद जॉन एक कदम पीछे करता है और अभी बाहर नहीं निकलता बल्कि थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए किंगलिन की तरफ देखता है, जो देखकर किंगलिन की हार्ट बीट और बढ़ जाती है और वो बेचैनी से कहती है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? साथ ही उसके दिल में एक अजीब ही बेचैनी होती है। तभी जॉन कहता है डाउडी कॉन्टिनेंट में मेरी एक और वाइफ है और वो जियो क्लेन से है। जिसके बाद वो कहता है जब मैं डाउडी कॉन्टिनेंट में आया तो जियो क्लेन ने मेरी बहुत मदद की थी। और उसके बाद जॉन रुकते हुए थोड़ी देर बाद तुरंत ही कहता है एक और बात है, नहीं लेकिन वो दो मेरे सबसे ट्रस्टेड पर्सन है। इस टाइम पे जॉन जो आमतौर पर हमेशा शांत रहता था वो अपनी बातों को कह ही नहीं पा रहा होता, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसकी आवाज लड़खड़ा रही होती है। साथ ही जॉन को खुद ही नहीं पता हो रहा होता कि वो किस चीज पे बात कर रहा है, लेकिन आखिरकार किंगलिन जॉन के घुमा फिरा के बोलने वाले बातों का मतलब निकाल ही लेती है। वो समझ गई थी कि एक तो पत्नी है और एक या दो लड़कियां ऐसी हैं जिनके वाइफ बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जॉन ने जो कहा वो इतना ज्यादा कठिन था कि किंगलिन ना तो हंस सकती थी और ना ही रो सकती थी। उसे याद था कि उसका ब्रदर जियो यान डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर, ट्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर सुंदर लड़कियों से हमेशा ही घिरा रहता था, लेकिन वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उसकी हालत सेम ही थी। ये सोचकर किंगलिन को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेती है। दूसरा उसके बगल में जियो यान थोड़ा सा एम्बेरस दिखाई देता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो उसे कैसे समझाएगा। हालांकि तभी किंगलिन जॉन की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहती है ब्रदर जियोयान सच में काफी टैलेंटेड है और इतने टैलेंटेड पर्सन का लड़कियों से घिरा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही प्रेजेंट टाइम पे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आप बिल्कुल एक गोल्ड के टुकड़े के जैसे हैं। चाहे एटमॉस्फेयर कितना भी ज्यादा खतरनाक और हार्ड क्यों ना हो, आपका टैलेंट छिप नहीं सकता। जिसके बाद किंगलिन जॉन की नाक को पकड़ते हुए तुरंत ही जो यान की तरफ देख रही होती है तो जो यान भी अपने दिल को थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। साथ ही वो तुरंत ही कहती है आपके दिल में मेरा होना मेरे लिए इतना ही काफी है। साथ ही इतने टैलेंटेड पर्सन उसे मैं अकेले पाने के बारे में कैसे सोच सकती थी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है ब्रदर जो यान
आपका अट्रैक्शन काफी बड़ा है और वैसे भी एक इंसान के लिए 3 वाइफ्स और 4 या 5 सब वाइफ्स का होना कोई नॉर्मल ही बात है। जब तक ब्रदर जियो यान किंगर से प्यार करते हैं ये मेरे लिए पहले ही काफी है। किंगलिन की समझदारी को देखकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होता है और तुरंत ही किंगलिन के सिर को थपथपाते हुए वो तुरंत ही कहता है तुम काफी काइंड हो। साथ ही जॉन जो कि कहने में अच्छा नहीं था और बातें एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं था वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है मेरा ब्रदर सच में काफी इडियट है। उसने अपने दिल में थोड़ा सा अनजस्टिस फील होता है क्योंकि उसने उम्मीद की थी जॉन उसे गले से लगाएगा, बट जॉन ने तो वास्तव में बस उसकी खोपड़ी थपथपा के ही उसे टाल दिया होता है। लेकिन क्योंकि किंगलिन उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी तो जब तक जॉन उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था किंगलिन के लिए ये पहले ही काफी सेटिस्फाइंग था, इसीलिए उसके चेहरे पर पहले ही स्माइल आ जाती है। जिसके बाद जॉन कहते हैं तो किंगलिन चलो फिर बाहर चलते हैं। जिसके बाद वो किंगलिन का हाथ पकड़कर टावर के बाहर आ जाता है और ये पहली बार होने वाला था जब किंगलिन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कदम रखने वाली थी, इसलिए किंगलिन हर एक चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो चलो गाइस अब इसी के